दो हमारे प्रोडक्ट्स हैं। एक है, पहले हमारे पास जो था वो PS2 से इलेक्ट्रॉन गया टू, शॉर्ट करके पूरी चेन बना रहा हूँ, साइटोक्रोम, देन PS1, फ्रॉम PS1 हमने गेन किया NADPH2, and then we had ATP synthase. इस ATP synthase से हमने गेन किया ATP, ठीक है, ATP गेन किया। उसके बाद ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे जो थे, ये दोनों प्रोडक्ट्स जो थे हमारे, यानी ATP और NADPH, ये हमारे कहाँ चले गए? ये हमारे चले गए उस साइकिल के अंदर। इस साइकिल को हम नाम देते हैं एज केल्विन साइकिल। RUBP plus CO2 gives out PGA, then we have G3P, then we have RUBP again, और हमें यहाँ पर एक कंपाउंड मिल गया जिसको हम कहते हैं शुगर, ठीक है। ये हमारे पास पूरा एक चेन ऑफ रिएक्शंस चल रहे थे। ये अभी तक हम लोग देख चुके हैं। सारा का सारा काम हमारे पास कहाँ हो रहा है? इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट। हमारे पास क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर हमारे पास ये शुगर बन रही है। ग्लूकोज की फॉर्म में भी हो सकती है, स्टार्च की फॉर्म में भी हो सकती है, सुक्रोज की फॉर्म में भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। 3 मेजर सोर्सेज या 3 मेजर फॉर्म्स में मौजूद होगी। अब ये शुगर जो है, ये पहले समझना है कि हमने बनाया क्यों है इसको। जब हमें समझ में आएगा कि हमने बनाया क्यों है, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे। यार सी बात है, इस्तेमाल के लिए बनाया होगा, ऐसे फजूल में नहीं बनाया। ये पूरा का पूरा जो आपके पास लाइट रिएक्शन है, ये क्यों हुआ था? कुछ चीजें पीछे की इसलिए रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आए, ताकि हम आगे वाली बात से इसको जोड़ सकें। लाइट रिएक्शन हमने क्यों किया था? लाइट रिएक्शन हमने इसलिए किया था ताकि हम ये दो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जनरेट कर सकें, और इन दो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से हम लोग अपनी साइकिल को चला सकें, इस साइकिल को चला सकें। और इस साइकिल के नतीजे में ये जो साइकिल चल रही है, इसको हम नाम दे रहे हैं कार्बन फिक्सेशन। हम इस साइकिल को चला सकें, और इस साइकिल को चलाने के बाद हम एक कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकें जिसका नाम है शुगर। ये कंपाउंड शुगर हमें क्या क्या दे रहा है? सबसे पहली चीज तो ये कि ये स्टोर्ड फॉर्म है एनर्जी की। अगर हम बात करें स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी की, हमें चाहिए एनर्जी इन जिसको हम स्टोर कर सकें। पहली चीज, एनर्जी हमें चाहिए उस फॉर्म में जिसको हम स्टोर कर सकें, लंबे अरसे तक स्टोर कर सकें। ATP NADPH2 लंबे अरसे तक स्टोर नहीं की जा सकती, लाइक फॉर मंथ्स नहीं स्टोर की जा सकती। फॉर मंथ्स स्टोर करने के लिए हमारे पास एक एनर्जी मौजूद हो। अच्छा, जब ये टूटे, जब ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जो हमारे पास ग्लूकोज जो हमने बनाया है, जब ये टूटे तो अपने अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी लिबरेट करे, बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करे ऑन कैटाबॉलिज्म, ऑन ब्रेकअप। ये अपने अंदर से अच्छी खासी एनर्जी रिलीज करे। 2 वजूहत हो गई। तीसरी वजह, फॉर सस्टेनेबल फूड चेन। थोड़ा सा इकोलॉजी का टच आ गया इसमें। देखो, पहले 2 बातों को समझ लेते हैं। पहली वाली आखिरी वाली बात पे आखिरी में आता है। आपके पास एनर्जी स्टोर्ड फॉर्म में हो, इसीलिए हमने शुगर बनाई। जब हम चाहें 3 महीने बाद, 4 महीने बाद, 10 महीने बाद हम इस एनर्जी को रिच कंपाउंड को तोड़ें और उससे हमें एनर्जी मिले। पहली बात। दूसरी बात, इसको बनाने की वजह क्या है कि जब हम इसको तोड़ें तो हमें पहले से ज्यादा एनर्जी मिल जाए, पहले से ज्यादा एनर्जी मिल जाए। यहां हमने कितने ATP इस्तेमाल किए थे एक शुगर को बनाने के लिए? 18। कितने NADPH2? 12। इससे ज्यादा ATP प्रोड्यूस करेगी ये शुगर, हमें पता है। रेस्पिरेशन में 30 से 36 के अराउंड ATP बनते हैं। यहाँ सिर्फ 12 ATP इस्तेमाल हुआ, यहाँ 18 और यहाँ पर 12।
इसके कमोबेश इतना ही या इससे ज्यादा हमारे पास एनर्जी प्रोड्यूस होगी, ठीक है, इस कंपाउंड में। तीसरी चीज, हमें कहीं ना कहीं पता है कि प्लांट्स को हमने फीड करना है। प्लांट्स को जब हम फीड करेंगे तो प्लांट्स के अंदर मौजूद जो एनर्जी है, ग्लूकोज है, जो भी स्टार्च है, वो हम तक पहुंचेगी। अगर प्लांट शुगर ना बना रहे होते तो वो हम तक नहीं पहुंचती, किसी भी तरीके से नहीं पहुंचती, ठीक है। हम आलू खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, हम सीड्स खाते हैं उसमें ऑयल और स्टार्च और प्रोटीन, जो पता नहीं क्या क्या चीज होती है। ये सारी की सारी चीजें जो प्लांट बना रहा है, प्रोटीन बना रहा है, ऑयल बना रहा है, सारी चीजें बना रहा है या इनको इस्तेमाल कर रहा है, वो कहाँ से एनर्जी ले रहा है? इसको तोड़ के एनर्जी ले रहा है। यानी लाइफ को पूरे बायोस्फीयर में मौजूद जितनी भी फूड चेन्स हैं या बायोस्फीयर को लाइफ देने वाली चीज है, वो ये शुगर है जो प्लांट अपने अंदर बना रहा होता है। उससे वो अपने आप को भी चला रहा है और उस प्लांट को जो फीड कर रहा है वो भी उसकी वजह से चल रहा है। तो शुगर जो है वो सस्टेनेबल फूड चेन को चलाने का एक मेन सोर्स है, एक मेन वजह है, ठीक है, एक मेन जरिया। तो ये तीन चीजें हमारे पास थी जिसकी वजह से इसको सामने रखते हुए प्लांट ने शुगर बनाई है, ठीक है। पहले से प्लांट को पता ना हो, लेकिन हमने पता लगा लिया कि प्लांट ने शुगर क्यों बनाई है। यहां तक अगर मेरी बात क्लियर है तो मैं अब इससे आगे चलता हूं और मैं बताऊंगा कि अब शुगर से हमें एनर्जी कैसे मिलना शुरू होगी, ठीक है। सिर्फ इसका रिव्यू में दे दूं कि लाइट रिएक्शन में प्लांट ने एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स बनाए जिन्होंने जाके केल्विन साइकिल चलाई, केल्विन साइकिल चलाने में मदद दी। केल्विन साइकिल के नतीजे में शुगर बनी। शुगर प्लांट ने क्यों बनाई? ताकि उसको एक स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी मिले, मंथ्स तक वो अपनी एनर्जी स्टोर करके रखे। और ये जब एनर्जी रिच कंपाउंड यानी शुगर को तोड़े तो ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज हो ताकि अपने ज्यादा से ज्यादा काम कर सके और ताकि हमारे पास जो पूरा बायोस्फीयर है उसमें लाइफ चलती रहे। क्योंकि अगर ये शुगर नहीं बनाएगा, इसको कोई, ये खुद नहीं बनेगा, फिर ये खुद मर जाएगा, क्योंकि इसको भी काम के लिए शुगर चाहिए ना। ये खुद मर जाएगा। जब ये मर जाएगा तो इसके ऊपर डिपेंड करने वाले जितने भी फूड चेन में या फूड वेब्स में दूसरे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं, कंज्यूमर्स, वो फिर नहीं रह सकते। तो एक इकोसिस्टम की सस्टेनेबिलिटी को और उसके अंदर मौजूद साइकिल्स को रवा रखने के लिए ये शुगर मॉलिक्यूल जो सिंथेसाइज किया जाता है। अच्छा, बोर्ड पे लाइट पड़ रही है। ठीक है, नहीं मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं करवाया। अच्छा जी, तो इसको जरा कॉपी कर लो ताकि मैं इसको मिटा दूं, उसके बाद में जरा शुगर पे आ जाता हूं। अच्छा जी, अब आते हैं शुगर के ऊपर। देखो, शुगर हमारे पास कंप्लीटली टूट जाती है आफ्टर गोइंग थ्रू 3 प्रोसेसेस या 3 स्टेप्स। 3 स्टेप से गुजरती है शुगर और वो टूट जाती है। शुगर 3 स्टेप से गुजरती है और उसके बाद टूट जाती है। कौन से 3 स्टेप्स हैं? उन 3 स्टेप्स को हम किस चीज में रखते हैं, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हमारे पास ब्रेकडाउन ऑफ फूड मटेरियल स्पेशली शुगर कहलाता है सेलुलर रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन आपके पास 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस, जो आज हम देखेंगे इंशाल्लाह, ग्लाइकोलाइसिस। फिर है हमारे पास क्रेब्स साइकिल, जिसको हम TCA भी कहते हैं, जिसको कुछ लोग सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एंड देन वी हैव इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसको हम ETC भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट। देखो, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी आपके पास लाइट रिएक्शन में, जिसमें इलेक्ट्रॉन PS2 से मूव करके जा रहा था PS1 और दूसरे कॉम्प्लेक्सेस के पास। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ लाइट रिएक्शन। ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑफ रेस्पिरेशन। वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन लाइट रिएक्शन की कहां हो रही थी? क्लोरोप्लास्ट में, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन्स में। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। इसको एक एक करके देखेंगे। अच्छा जी, अब आपके पास जो, इसको जरा कॉपी कर लो, शायद मैंने पहले ही बताया था, मैंने इससे पहले कुछ भी नहीं करवाया। ठीक है, तो हम ये 3 चीजें देखेंगे। 3 चीजें बहुत आसान है, इसमें कोई लंबी लंबी चीजें याद रखने की जरूरत भी नहीं है।
अच्छा, अब आपके पास जो क्लोरोप्लास्ट में बनने वाला जो शुगर है या बनने वाली जो शुगर है, ठीक है, बनने वाली जो शुगर है वो मैं रेड से बना दूं। शुगर यहां बनी है आपके पास, ठीक है। ये शुगर मूव करके ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है इससे बाहर यहां आ जाएगी। शुगर बाहर आ गई, मतलब क्लोरोप्लास्ट से बाहर क्या कोई मुझे बता सकता है? क्लोरोप्लास्ट, जो मैंने क्लोरोप्लास्ट बनाया है, इस क्लोरोप्लास्ट से शुगर बाहर आ गई। ये जो शुगर बाहर आई है किस जगह पे आई है? नहीं। अच्छा, एग्जैक्टली अभी फ्लोएम पे मत जाना, फ्लोएम ठीक है, सही जवाब है, लेकिन फ्लोएम पे भी मत जाना। ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म में आ गई, साइटोप्लाज्म, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म में आ गई, आसान रखते हैं। ये आपके पास जो जगह है इसको हम नाम दे रहे हैं, ये साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में आई हुई शुगर अब इसके ऊपर कुछ कंपाउंड्स एक्ट करना शुरू करेंगे, कुछ एंजाइम्स एक्ट करना शुरू करेंगे, ताकि वो इसको ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर दें कि अब ये इस्तेमाल होने के काबिल हो जाए। इस्तेमाल होने के काबिल हो, कोई कंपाउंड में कन्वर्ट हो, इससे एनर्जी जनरेट हो, हम इससे सारे काम कर सकें, ठीक है। तो आपके पास जो ये पहला प्रोसेस स्टार्ट होने लगा है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप बातें बताऊंगा। ये वाला ये स्टार्ट हुआ इनसाइड द साइटोसोल, क्योंकि अब शुगर यहां से निकल के आपके साइटोसोल के अंदर आ गई। ठीक हो गया? बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जरा बात को समझना, मैं जरा इसको मिटा दूंगा ताकि जो अगर कुछ कॉपी करना तो कॉपी कर लो जल्दी से। पेज नंबर मेरे पास तो बुक नहीं खुली हुई, पेज नंबर देख लो यार इसके, मेरे ख्याल में 255 6 257 258 पे स्टार्ट हो रहा होगा ये, 257 258 पे स्टार्ट हो रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, तीनों प्रोसेस नहीं, देखो मैंने पहला प्रोसेस क्या बताया कि पहला प्रोसेस ग्लाइकोलिसिस लेके चल रहे हैं, तो शुगर अभी साइटोप्लाज्म में आई है। साइटोप्लाज्म में आई है तो अब जो पहला प्रोसेस है ग्लाइकोलिसिस वो यहाँ होगा साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है। मेरे पास तो बिल्कुल भी बुक नहीं है, इसलिए मैं कोई पेज नहीं बता सकता। देखो देखो कहीं 56 7 8 9 58 59 पे होगा सारा। 58 पे से शायद आपके पास शुरू हो गया है वो रेस्पिरेशन का, 58 पे हाँ शुरू हो गया शायद, 59 पे ना, हाँ ठीक है, 58 पे शायद वो शुरू हो गया। एरोबिक रेस्पिरेशन की बातें हो रही थी, उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और 59 पे शायद आपके पास सेलुलर वो ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब जरा इसको देखना शुरू करते हैं एक एक करके। देखो बहुत सिंपल है, आपने सारी चीजों के नाम याद नहीं रखने, लेकिन आपने कुछ चीजों के तो नाम याद रखने हैं, ठीक है। बहुत सिंपल है और बहुत ही सिंपल करके मैं इंशाल्लाह समझाऊंगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। ग्लाइकोलाइसिस 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 आपके पास दो मेजर पोर्शंस में, दो मेजर स्टेप्स में डिवाइडेड होती है। स्टेप नंबर 1, पोर्शन नंबर 1 क्या है? एनर्जी कंज्यूमिंग या एनर्जी इन्वेस्टिंग फेज, जिसमें एनर्जी आप लगा रहे होते, एटीपी एनएडीपीएस यूज कर रहे होते,
और यहां पर एनर्जी जनरेटिंग फेज, ठीक है, यानी एनर्जी जनरेट हो रही है एक फेज में कुछ हिस्सों के बाद, और कुछ हिस्सों में आपके पास एनर्जी जो है इस्तेमाल हो रही है। अच्छा, अभी मुझसे ये मत पूछना कि वो एनर्जी कहाँ से इस्तेमाल हो रही है, एनर्जी एटीपी एनएडीपी की फॉर्म में होगी, वो कहाँ से इस्तेमाल हो रही है, कैसे आ रही है, उसको सबसे एंड में देखेंगे। पहले हम एक एक करके स्टेप वाइज स्टेप्स में इस्तेमाल हो रही है और एनर्जी बन कौन से स्टेप्स में रही है। तो बात स्टार्ट करेंगे फ्रॉम फ्रॉम ग्लूकोज। हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन कंपाउंड है। कौन कितना कार्बन कंपाउंड है? 6 कार्बन कंपाउंड है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह में ऐड नहीं कर रहा है इसके अंदर, वो कंसर्न नहीं है कि हाइड्रोजन क्या कितना है, ऑक्सीजन कितना है। हमने कार्बन के नंबर्स को देखने की, कार्बन के नंबर से हम एंड में डिटरमिन करेंगे कि हमारे पास सिचुएशन क्या बन रही है। ठीक है जी। अच्छा जी तो फिलहाल से मैंने ये बताया कि ग्लाइकोलिसिस में हमारे पास दो फेजेस हैं। हमारे पास ग्लाइकोलिसिस में दो फेजेस हैं, और उन दो फेजेस में हमारे पास क्या सिचुएशन होती है? उन दो फेजेस में हमारे पास सिचुएशन ये है कि आपके पास एक एनर्जी कंज्यूमिंग फेज है और एक एनर्जी जनरेटिंग फेज है। अब देखो अच्छा, अब देखो एक चीज, सबसे पहला स्टेप अब आने लगा है एनर्जी को कंज्यूम करने वाला। एनर्जी को कंज्यूम करने वाला ग्लूकोज आपके पास कन्वर्ट होगा इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। कैसे फॉस्फेट में कन्वर्ट होगा? आपके पास आएगा, अच्छा मैं यहां पर ना फॉस्फेट बनाते हूँ, एटीपी जो कि कन्वर्ट होगा इनटू एडीपी। और इस कार्बन की चेन में जब जब एक फॉस्फेट आके लग जाएगा तो ये क्या बन जाएगा? वन फॉस्फेट के साथ एक एटीपी आया, इसको इसने फॉस्फेट दिया, ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट ऐड हुआ, कार्बन चेन में एक फॉस्फेट ऐड हुआ, ये बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहां से आपके पास एक एडीपी जो है वो निकल के चला गया। ये एटीपी को मैं सर्कल कर दूं, एक एडीपी निकल के चला गया फॉस्फेट देके। बहुत ही सिंपल बात की है मैंने इसमें, बहुत ही सिंपल। कि आपके पास क्या हुआ कि ग्लूकोज के अंदर एक फॉस्फेट ऐड हुआ बाय द हेल्प ऑफ एटीपी। जब फॉस्फेट ऐड हुआ तो एक ग्लूकोज क्या बन गया? फ्रॉम 6 कार्बन चेन टू 6 कार्बन चेन कपल्ड विथ वन फॉस्फेट। सिंपल सी बात है। देखो यहां पर आपने एक एनर्जी इस्तेमाल कर ली। हम लिख लेते हैं यहां पर अपने पास कहीं कोने में कि 1 एटीपी यूज्ड। एक एटीपी हमने यूज कर लिया, यहां मैं नोट करते आ रहा हूं कि एक एटीपी मैंने यूज कर लिया इसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट बात पे। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? किसी को मसला तो नहीं है कोई? अच्छा जी अच्छा, उसके बाद ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आपके पास कन्वर्ट होता है इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। अच्छा, मैं कुछ स्टेप्स हो सकता है बीच में से स्किप कर दूं जिनमें कोई खास काम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि सिर्फ मैं आपको वो स्टेप्स दिखाना चाह रहा हूं कि जिसके अंदर आपके पास या तो एनर्जी यूज हो रही है, एनर्जी बन रही है, या कोई खास चेंज आ रहा है उसके अंदर। ग्लूकोज ग्लूकोज जो है वो
यहाँ पर आइसोमेरेस एंजाइम काम करेगा। यहाँ हुआ कुछ भी नहीं है, यहाँ से आपको पता है कि फ्रक्टोज और ग्लूकोज दोनों मोनोसैकेराइड्स हैं और दोनों की जो है वो ऑलमोस्ट शेप स्ट्रक्चर एक दूसरे के मिलता जुलता होता है, सिवाय कुछ बॉन्डिंग और कुछ हाइड्रोजन की प्लेसमेंट के। तो यहाँ पर इनकी सिर्फ हाइड्रोजन की प्लेसमेंट चेंज हो जाएगी और कार्बन की प्लेसमेंट कोई रिमूव नहीं होगा, कोई ऐड नहीं होगा, सिर्फ इनकी जगह चेंज हो जाएगी, आइसोमर्स एक बन जाएंगे एक दूसरे के। तो एक आइसोमेरेज नाम का एक एंजाइम आएगा जो सिर्फ इसका शेप चेंज कर देगा, यानी अगर हाइड्रोजन यहाँ पहले कार्बन पे लगा हुआ है तो हाइड्रोजन जाके तीसरे कार्बन पे लग जाएगा, इनका शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ आइसोमराइजेशन हो रही है, यानी सिर्फ शेप चेंज हो रहा है इनका, और यहाँ पर कोई दूसरा काम नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद आपके पास ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होगा इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट में by the addition of another ATP molecule, ये मैं यहां बना दूं, आपके पास एक और एटीपी मॉलिक्यूल ऐड हो गया, एटीपी ने एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया। तो अब आप देखो, पहले आपके पास एक फॉस्फेट था, एटीपी दोबारा आया, उसने एक और फॉस्फेट दे दिया, आपको 6 कार्बन चेन में 2 फॉस्फेट्स आके लग गए, तो आपके पास क्या बन गया, बिस फॉस्फेट बन गया। पहले आपके पास कोई फॉस्फेट नहीं था, 6 कार्बन की चेन थी, उसके बाद फॉस्फेट ऐड हुआ बाय एटीपी, एक फॉस्फेट 6 कार्बन की चेन में आके लग गया, फिर इनकी कॉन्फ़िगरेशन, इनका स्ट्रक्चर चेंज हो गया, चीज वही रही, 6 कार्बन ही थे, एक फॉस्फेट पहले से ही था। उस फॉस्फेट इस कार्बन की चेन में फिर दोबारा आपके पास जो है वो एटीपी आके अटैच हो गया, एटीपी ने अपना एक फॉस्फेट इसको दे दिया, जब एटीपी ने इसको अपना फॉस्फेट दे दिया तो आपके पास रही वही 6 कार्बन की चेन, बस एक फॉस्फेट पहले से था, एक फॉस्फेट एडिशनल आ गया। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारे पास एक और एटीपी यूज्ड, एक और एटीपी हमने इस्तेमाल कर लिया। मुझे बताओ यहां तक कोई इशू है ताकि मैं आगे चलूं? नो, ठीक है, ठीक है, ये क्लियर है। अच्छा, उसके बाद अब तक अगर आप गौर करो तो आप अपने पास 2 एटीपी इस्तेमाल कर चुके हो, 2 अपने पास एटीपी यूज कर चुके हो। आपने 2 एटीपी यूज कर लिए सिर्फ इसलिए ताकि आप अपने पास फॉस्फेट ऐड कर सको उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जिसके पास 2 फॉस्फेट है 6 कार्बन चेन में, ये टूट जाएगा इनटू इट्स टू प्रोडक्ट्स। एक पहले यहां लिख दूं G3P, ठीक है, और एक है डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। दोनों में क्या खास बात है, दोनों आपके पास 1 2 3 कार्बन कंपाउंड्स हैं विथ 1 फॉस्फेट ईच, विद 1 फॉस्फेट ईच। तो 3 में से इसको बीच में से तोड़ दिया, 3 यहां आ गए, 3 यहां आ गए। अच्छा, अब इनके नाम क्यों चेंज है? इनके नाम में थोड़ा सा नाम में फर्क इसलिए कि इनके केमिकल स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा फर्क है। हम उसके केमिकल स्ट्रक्चर्स पे जा नहीं रहे क्योंकि केमिकल स्ट्रक्चर आपसे पूछा नहीं आता। लेकिन एक बात याद रखना, G3P ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट आपके पास ये वही कंपाउंड है, अगर आपको याद हो, कि जिससे हम लोग शुगर बनाते थे, और ये आपके पास डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आपके रिडक्शन के रिएक्शन में बनती थी ड्यूरिंग कार्बोक्सिलेशन। ये दोनों प्रोडक्ट्स बनते थे ड्यूरिंग रिडक्शन। एक मजे की बात ये है कि आपके पास ये जो DHAP है ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है। जब G3P की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी पूरे रिएक्शन में तो G3P कन्वर्ट हो सकता है DHAP के अंदर, और सेम गोज दी अदर वे कि आपके पास G3P भी कन्वर्ट हो सकता है DHAP के अंदर। अच्छा, अब ये एरो मैंने क्यों बनाया, थोड़ा सा हो सकता है किसी के लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गया हो। जब G3P की रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ जाती है किसी स्ट्रक्चर में, किसी सिस्टम में, तो आपके पास एक सिंक बन जाता है और रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए DHAP आपके पास कन्वर्ट हो जाता है इनटू G3P। थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन की चेंज होती है, उसके बाद खुद ब खुद ही कन्वर्ट हो जाता है।
और उसके बाद एज अ G3P जाके आपके पास साइकिल में या चेन में अपना रोल प्ले करता है। ठीक है, ये वाली बात मेरी समझ में आई है? ये जो मैं बात कह रहा हूं कि इस तरह से आपके पास होता है, ये वाली बात मेरी समझ में आई सबको? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट नाम है उसका, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। ठीक है, yes exactly, G3P and DHAP are interconvertible into each other। नहीं, DHAP की फॉर्म में वो यूज नहीं होता, वो DHAP की फॉर्म में यूज नहीं होता। असल में इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, और डिफरेंस होता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन कहाँ लगी हुई है। यानी फॉर एग्जांपल DHAP की अगर मैं बात करूं तो DHAP में आपके पास थर्ड कार्बन के ऊपर ऑक्सीजन होती है डबल बॉन्ड के साथ, जबकि ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड के साथ लगी हुई थी। तो सिर्फ ऑक्सीजन की कुछ प्लेसमेंट की वजह से इनकी एक दूसरे के, समझ लो कि ये भी एक तरीके से एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, और एक दूसरे के अंदर इंटर कन्वर्टेबल होते हैं, क्योंकि दोनों हैं तो ट्रायोस शुगर्स ना, 3 कार्बन वाली शुगर तो है ना, ट्रायोस फॉस्फेट शुगर्स, 3 कार्बन वाली शुगर जिसके अंदर फॉस्फेट लगा हुआ है, ये भी 3 कार्बन वाली शुगर जिसमें फॉस्फेट लगा है। और फर्क ये होता है कि आपके पास DHAP के अंदर सेकंड कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होती है, और इसके अंदर फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन होती है। हमें उसकी डिटेल में वैसे भी नहीं जाना। कंडीशन, अच्छा कंडीशन लिख देता हूं। कंडीशन कैसे लिखूं? पता नहीं समझ आ रहा है कि नहीं। मैं लिखा है कन्वर्ट्स ऑन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। जिसकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ज्यादा होगी, G3P की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा हो गई है तो DHAP कन्वर्ट नहीं होगा। G3P पहले आपके पास जो है वो सिंथेसाइज होगा, उसी को वही एंड प्रोडक्ट यानी पायरुवेट में कन्वर्ट होगा। अगर G3P की कंसंट्रेशन कम हो गई, अब DHAP इसकी जगह आके लेना शुरू कर देगा, कन्वर्ट होना शुरू होगा G3P के अंदर, और G3P आपके पास जो है फिर वो आगे जाके वहां हो जाएगा। G3P की अगर तादाद ज्यादा हो गई और कन्वर्ट नहीं हो पा रहे, इतने ज्यादा हो गए कि आपके एंजाइम्स कम पड़ गए इसको G3P को पायरुवेट में कन्वर्ट करने के लिए, तो अब G3P आपके पास DHAP में कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर आपके पास जो है वो एक तरह से समझो कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा कि G3P चूंकि अब और सिंथेसाइज नहीं हो सकता तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसके अंदर, ये आगे चेन में नहीं जाता। ये जब G3P में कन्वर्ट होता है तब चेन में जाता है आपके पास। ठीक है, ये दोनों होते हैं लेकिन स्टेप बाय स्टेप होते हैं। पहले G3P पूरा कन्वर्ट होता है, फिर DHAP G3P में कन्वर्ट होकर नीचे आता है। इस वाले पॉइंट पे जरा मैं आ रहा हूं, जरा सब्र कीजिएगा, पहले ये वाली बात कंडीशन समझ में आ जाए तो मैं चलता हूं सर। अब देखो, अभी किसी ने पॉइंट उठाया, पॉइंट उठाया कि हमारे पास ये भी तो फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, देख रहे हो ना, DHAP भी फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। चूंकि G3P पहले कन्वर्ट होता है फाइनल प्रोडक्ट में, उसके पीछे पीछे ये DHAP भी G3P में कन्वर्ट होकर फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि यहां से आपके पास 2 साइकिल्स चलती हैं, यहां से आपके पास 2 साइकिल्स चलती हैं। जरा याद करो, केल्विन साइकिल थोड़ी देर के लिए मिक्स नहीं करना चाह रहा, लेकिन जरा याद करो, सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। केल्विन साइकिल में क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड जो अनस्टेबल था वो टूट जाता है इनटू फॉस्फोग्लिसरेट, फॉस्फोग्लिसरेट रिड्यूस होता है इनटू ग्लिसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट। अब वहां पर भी जो 6 कार्बन कंपाउंड था, 6 कार्बन कंपाउंड था, वो टूट रहा था इनटू 3 कार्बन एंड इनटू 3 कार्बन। आपके पास यहां पर भी 2 चेन्स चल रही थी ना, 2 चेन चल रही थी। सिमिलरली आपके पास यहां पर भी 2 चेन्स चलती हैं, क्योंकि DHAP एक ना एक वक्त आके G3P में कन्वर्ट हो जाता है। जब ये वाला G3P आपके पास फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम पायरुवेट कहते हैं, तो ये DHAP भी G3P में कन्वर्ट होकर और वो भी पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो साइमल्टेनियसली एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से अल्टीमेटली जब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनता है, तो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट जो कि 6 कार्बन कंपाउंड है, 3 कार्बन कंपाउंड में टूट जाता है, और हर 3 कार्बन कंपाउंड यानी हर ट्रायोस फॉस्फेट शुगर या ट्रायोस शुगर, कोई भी नाम दे दो, वो आपके पास अल्टीमेटली एंड प्रोडक्ट पे कन्वर्ट हो जाती है।
मेरी बात समझ में आई ये वाली? अच्छा, अगर किसी को मेरी बात ये वाली दोबारा नहीं समझ में आई तो मैं इसको अभी यहां पर रोकता हूं, बात को मैं इस बात को यहां पर रोकता हूं। मैं सिर्फ इस G3P को लेके चल रहा हूं, ठीक है? अभी फिलहाल छोड़ दो मैंने क्या कहा, इस एरो को भी अभी भूल जाओ, मैं मिटा देता हूं इस एरो को ताकि कंफ्यूज ना हो। मैं इस एरो को फिलहाल मिटा देता हूं और मैं बात को कंप्लीट करता हूं। मैं पहले पहले पूरा प्रोसेस कंप्लीट करता हूं, फिर मैं बताता हूं मैं कहना क्या चाह रहा था। मैंने मिटा दिया, फोकस आपने इसके ऊपर रखना है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के ऊपर, ठीक है? अब तो बात समझ में आएगी ना? ये आगे चेन में जाएगा आपके पास, ठीक है? अभी इसको छोड़ दो DHAP को, DHAP में आता हूं, सबर, ठीक है? अच्छा, अभी DHAP से बिल्कुल भी कोई सवाल नहीं करना, क्योंकि जिन लोगों को नहीं समझ में आई ये वाली बात वो कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं सारे सवालात के जवाब दूंगा एंड में। अभी से अपना फोकस रखो G3P के ऊपर। जब ये G3P को हम एंड प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे फिर मैं कहानी सुनाऊंगा इसकी भी, ठीक है? तो अभी इसको छोड़ देते हैं। ये आपके पास पूरा का पूरा जो ये फेज है, इसको मिटा दूं, ये आपके पास जो पूरा का पूरा ये वाला फेज है, दिस वन, ये पूरा फेज, ये आपके पास कहलाता है इससे लिख देता हूं, एनर्जी क्या लिखा था मैंने, कंज्यूमिंग फेज या इन्वेस्टिंग फेज भी लिख सकते हैं। एनर्जी कंज्यूमिंग फेज है ये, एनर्जी कंज्यूमिंग फेज है ये पूरा का पूरा। यहां मैं लाइन डाल दूं एक, अब इस G3P को मैं यहां लेके आ रहा हूं, बोर्ड की कमी है वरना मैं इसको नीचे लेके आता, कंफ्यूज मत होना। ये G3P मैं यहां ऊपर लेके आ रहा हूं, ठीक है? ये G3P ऊपर लेके आ रहा हूं मैं यहां पर। G3P जो कि आपको पता है कि एक 3 कार्बन कंपाउंड है जिसमें हमारे पास एक अदद फॉस्फेट प्रेजेंट है, फॉस्फेट प्रेजेंट है इसके ऊपर। अच्छा, सही है, सही, ठीक है, सही। अच्छा, इसके ऊपर आपके पास ये कन्वर्ट होगा इनटू एक फर्क याद रखना, एक चीज होती है हमारे पास NADPH या NADPH2, ठीक है? 2 हाइड्रोजन है, लेकिन उसमें फॉस्फेट भी साथ में होगा। एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं NADH विदाउट फॉस्फेट। क्या कहा मैंने? एक चीज होती है NADPH2, DPH2 और एक होता है NADH, कभी बार NADH2 भी कहता है। इन दोनों में बजाहिर तो एक फॉस्फेट का डिफरेंस है। अभी मेरी बात गौर से सुनना, बजाहिर तो इन दोनों में एक फॉस्फेट का डिफरेंस है, लेकिन इन दोनों में इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इन दोनों में इसके अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। याद रखना NADH यानी दिस वन ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है। इलेक्ट्रॉन कैरियर का मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन देने का या किसी को साथ अटैच करवाने का काम करता है, इलेक्ट्रॉन देता है ये, ठीक है? NADH2 आपके पास क्या है, या NADH सिंपली आपके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है। इसके अंदर NAD प्लस भी आ जाता है, NADH भी आ जाता है, NADH2 भी आ जाता है, ठीक है? लेकिन बाद में वही बताना चाह रहा हूं कि बगैर फॉस्फेट वाला जो है, ठीक है? उसके बाद आपके पास NADPH या NADPH2 आ जाता है। NADPH2 आपके पास वो भी इलेक्ट्रॉन देता है, बट उसमें थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस किस बात का है कि ये आपके पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज में से यूजली या तो इलेक्ट्रॉन ले लेता है
या उनको स्टेबल कर देता है। और ये आपके पास केल्विन साइकिल में बनने वाला एक कंपाउंड है, केल्विन साइकिल में बनने वाला एक कंपाउंड है जो कि इलेक्ट्रॉन लेके एक्सेप्ट करके चीजों को, यानी समझो कि ये देने का भी काम करता है, लेकिन ये ज्यादातर इलेक्ट्रॉन जो है वो लेके अपने आप को स्टेबल कर लेता है, NADP+, ठीक है। और ये केल्विन साइकिल में इस्तेमाल हो रहा होता है। जैसे कि आप लोगों ने लाइट रिएक्शन में देखा था कि जब इलेक्ट्रॉन मूव करके बाहर आ रहे थे, हाइड्रोजन आयन बाहर मूव कर रहे थे और इलेक्ट्रॉन PS1 से आ रहा था, तो NADP+ ने क्या किया कि उस इलेक्ट्रॉन से अपने आप को भी स्टेबल किया और हाइड्रोजन को भी ले लिया उसने, तो NADPH2 बन गया। इसी तरह से आपके पास NADH या NAD+ या NADH+ होता है जो कि इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है सामने वाले को, ठीक है। कभी कभार ले भी लेता है, वो ले भी लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, ठीक है। तो दोनों का काम, NADPH2 का काम भी, NADH2 का काम भी, दोनों का काम इलेक्ट्रॉन का लेना देना ही है। बस फर्क ये है कि NADPH2 आपको कन्फाइंड मिलेगा इन द केल्विन साइकिल, यानी इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट यानी इनसाइड द स्ट्रोमा या सिर्फ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड। और NADH2 आपको वो भी इलेक्ट्रॉन लेने देने का काम कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ वो आपके पास जो अदर देन फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर्स हैं या एनर्जी की प्रोडक्शन के जहां पर काम हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन या माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोसोल, वहां पर आपको एनर्जी कंपाउंड के तौर पे इस्तेमाल होता हुआ नजर आता है NADH2। ये मेरी बात समझ में आई है सबको? मैंने कहा बता, अच्छा अभी इस चीज पे हम नहीं जा रहे कि इलेक्ट्रॉन आ कहां से रहा है, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम उस चीज पे नहीं आ रहे। मैंने ये कहानी क्यों सुनाई, क्योंकि यहां पर भी इस्तेमाल होने वाली इन दोनों में से कोई एक चीज, ठीक है। तो याद रखो, जब भी आप NADPH2 का टर्म सुनोगे, वहां पर इलेक्ट्रॉन का लेना देना तो चल रहा है, लेकिन कहां पर चल रहा है वो जगह आपको फौरन दिमाग में आ जाएगी। NADPH2 इज ऑलवेज रिलेटेड टू केल्विन साइकिल, डार्क रिएक्शन, कार्बन फिक्सेशन, ठीक है, या लाइट रिएक्शन, इस तरह की चीजों में बना। वो NADPH2 कहां पर था, लाइट रिएक्शन में काम कहां करेगा वो, जाके केल्विन साइकिल के अंदर। अच्छा, वहां पर भी अगर आप देखो तो अपने इलेक्ट्रॉन्स दे रहा था वो रिडक्शन के दौरान, जब वो G3P में कन्वर्ट हुआ था। लेकिन NADH2 आपके पास अदर देन केल्विन साइकिल और फोटोसिंथेसिस और क्लोरोप्लास्ट एनर्जी रिच मॉलिक्यूल के तौर पे इस्तेमाल हो रहा था, और इलेक्ट्रॉन के लेन देन में इसका काम चल रहा होता है, ठीक है। दोनों एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स हैं। अच्छा, NADPH2 के और भी बहुत सारे काम है जो एंटीऑक्सीडेंट कैपेसिटी में इस्तेमाल होता है, लेकिन वो चूंकि आपके टॉपिक से बिल्कुल हट गया और बहुत सारे लोग शायद समझ में भी ना आए, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा, मैंने सिर्फ उसकी लोकेशन लिख दी है। अब जरा हम उसके ऊपर आते हैं कि हमारे पास जो हमारे पास होने लगा है, इसके अंदर क्या होने वाला है। देखो, हमारे पास G3P कन्वर्ट होगा बिस फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर। बिसफॉस्फोग्लिसरेट आपके पास, अगर मैं इसका, अच्छा ये सब ने कॉपी कर लिया ताकि मैं इस वाले पार्ट को मिटा दूं थोड़ा सा, इस वाले पार्ट को। बिसफॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो गया, और बिसफॉस्फोग्लिसरेट का अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो नाम से पता चल रहा है आपको कि 3 C हैं ग्लिसरेट के, और बिस फॉस्फो का मतलब क्या है कि एक फॉस्फेट यहां, एक फॉस्फेट यहां। अभी दूसरा फॉस्फेट कहां से आया, देखोगे दिमाग में आएगा शायद ATP इस्तेमाल हो रहा है, क्या हो रहा है ना। यहां पर आपके पास NAD+, यानी वो NAD जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके साथ आपके पास एडिशन होगी ऑफ, उसके साथ एक फॉस्फेट आएगा, फॉस्फेट, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आएगा, यानी आपके पास NAD+ रिड्यूस्ड आपके पास NAD आएगा, और उस रिड्यूस NAD के साथ आपके पास आएगा एक अदद फॉस्फेट। ये फॉस्फेट को
दे देगा टू बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये फॉस्फेट को दे देगा बिसफॉस्फोग्लिसरेट को, और कार्बन पे मौजूद यहां पर एक हाइड्रोजन जो था वो रिमूव होगा, ये हाइड्रोजन रिमूव होगा, इसकी जगह ये फॉस्फेट आके लगेगा, और अब आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? अगर आप इसका प्रोडक्ट देखो आपको मिलेगा NADH, ठीक है, आपको क्या मिलेगा? NADH। NAD प्लस विदाउट एन इलेक्ट्रॉन आएगा विद अ फॉस्फेट, ठीक है, विद फॉस्फेट आया, इसने क्या किया, इस पे मौजूद एक हाइड्रोजन को रिमूव किया, अपने साथ ले लिया, ये कार्बन इसके पास कुछ भी नहीं बचा भी है, अब ये कार्बन प्लस हो गया क्योंकि इसने इसका एक जो हाइड्रोजन था वो चला गया ना, उस हाइड्रोजन पे आके आपके पास फॉस्फेट का एक ग्रुप अटैच हो जाएगा। सिंपली क्या हुआ है कि आपके पास जो है वो शिफ्टिंग हुई ऑफ हाइड्रोजन एंड फॉस्फेट, यानी हाइड्रोजन निकला, फॉस्फेट आया, हाइड्रोजन को किसने ले लिया? NADH ने, ठीक है। इसकी इक्वेशन बैलेंस कर दूं कि यहां पर NADH2 होगा जैसे NADPH2 होता है, बाद में सब तंग करेंगे कि वो सर NADH लिखा था आपने, NADH2 नहीं लिखा, ठीक है। तो आपके पास सिंपली क्या हुआ, G3P कन्वर्ट हुआ बिसफॉस्फोग्लिसरेट के अंदर विद द एडिशन और रिडक्शन ऑफ निकोटिनामाइड एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड, ठीक है, NAD की रिडक्शन हुई, और आपके पास यहां से हाइड्रोजन रिलीज हुआ, फॉस्फेट ऐड हुआ, इसके हाइड्रोजन ने एक्सेप्ट कर लिया, इसे हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लिया NADH ने, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? सिंपल केमिकल रिएक्शन है ना, सिंपल केमिकल रिएक्शन है। ठीक है ना? हाँ, एनर्जी कंजम्पशन के स्टेप बस ही हैं। अब आपके पास देखो एनर्जी बनना शुरू हो गई। अब आपके पास क्या बना, मैं अगर इसको यहां लिख लूं, मैं लिखता हूं ब्लू से, एक NADH2 हमारे पास सिंथेसाइज हुआ, ठीक है, 2 ATP हमने इस्तेमाल कर लिए, एक NADH2 हमने सिंथेसाइज कर लिया। अब हमारे पास बारी है चीजों को बनाने की, अब हम चीजों को बनाना शुरू करते हैं और इस पूरे प्रोसेस को एंड करना शुरू करते हैं। उसके बाद आपके पास जो 1,3 या बिसफॉस्फोग्लिसरेट बना है, ये बिसफॉस्फोग्लिसरेट आगे जाके कन्वर्ट होगा फॉस्फोग्लिसरेट में। फॉस्फोग्लिसरेट का मतलब क्या है कि आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड है जिसमें एक फॉस्फेट नहीं है, एक फॉस्फेट कहां गई? ADP आया, उसने आके एक फॉस्फेट इसमें से निकाल ली, ये वाली फॉस्फेट निकाल ली, अपने साथ लेके चला गया। क्या बन गया आपके पास? हमारे पास यहां पर एक ATP और बन गया, एक ATP सिंथेसाइज हो गया, ठीक है। तो बिसफॉस्फोग्लिसरेट सिंपली फॉस्फोग्लिसरेट के अंदर गया, कन्वर्ट हुआ, उसने कैसे कन्वर्ट हुआ? ADP आया, उसने फॉस्फेट निकाल ली बिसफॉस्फोग्लिसरेट में से, अब आपके पास सिर्फ 3 कार्बन कंपाउंड बच गए जिसके ऊपर एक फॉस्फेट लगा हुआ है। अब फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो आपके पास फिर उसकी पोजीशनिंग चेंज होगी, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। मैं यहाँ पर कुछ जो इंपॉर्टेंट स्टेप है उसके ऊपर आ जाता हूँ, कि यहां पर आपके पास फॉस्फोग्लिसरेट की आइसोमराइजेशन होगी, ये भी फिर दोबारा फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा, ये 2 फॉस्फोग्लिसरेट होता है, ठीक है। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट आपके पास जो है वो कन्वर्ट होगा, इसके अंदर से वाटर रिलीज होगी। ये कुछ बायस प्रोडक्ट्स वाले स्टेप्स हैं, इनको याद ना रखना इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, इनको याद रखना जरूरी नहीं है, सिर्फ आपने ये याद रखना है कि आपके पास एनर्जी कहाँ का इस्तेमाल हो रही है, एनर्जी कहाँ का बन रही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो है वो ये कन्वर्ट होता है PGA इनटू फॉस्फो, लिख देता हूं मैं यहां पर पूरा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। वैसे इसमें से एक वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाता है बट वो हमारा कंसर्न नहीं है। 3 कार्बन कंपाउंड है, इसके अंदर आपके पास जो है वो
एक फॉस्फेट मौजूद है अभी भी, एंड इन दी एंड आपके पास एक कंपाउंड कन्वर्ट होगा, इसको हम नाम देंगे पायरुवेट का। पायरुवेट जो है उसके अंदर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 कार्बन कंपाउंड्स मौजूद होंगे, 3 कार्बन कंपाउंड्स मौजूद होंगे, और यहां पर भी आपके पास पायरुवेट जो है वो एडीपी आके एटीपी को में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फेट लेने के बाद। ठीक है, तो आपके पास क्या हुआ कि ओवरऑल अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास, ये हमने लिख लिया था, हमारे पास एक वो नीचे एक और एटीपी बनी है इस स्टेप पे भी, सिंथेसाइज। ठीक है, क्लास की टाइम भी एंड होने लगी है, मैं एक बार इसको रिव्यू कर दूं, फिर हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर मैं कुछ चीजें फिर इसी से रिलेटेड आपको और क्लियर कर दूंगा। अब जरा मेरी बात एक दफा ओवरऑल प्रोसेस सुन लो ताकि मैं आपको बात समझा दूं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे अभी और डिटेल में बतानी होंगी, लेकिन चूंकि आपकी क्लास का टाइम एंड हो चुका है इस वजह से मैं इसको यहाँ पर पॉज कर रहा हूँ फिलहाल। मैं यहाँ लाइन ड्रॉ कर दूं ताकि कंफ्यूजन ना हो कि कौन सी चीज कहाँ से चल रही है। ठीक है, ये आपके पास एनर्जी सिंथेसाइजिंग या एनर्जी प्रोड्यूसिंग स्टेप्स है, या आपके पास एनर्जी कंज्यूमिंग या एनर्जी इन्वेस्टिंग स्टेप्स हैं। ठीक है ना, हाँ मैं इंटरचेंज वाला नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, पहले फिलहाल जितना है इसको अच्छे से समझ लो ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। अच्छा, ग्लूकोज आपके पास आया, ग्लूकोज के अंदर फॉस्फेट ऐड हुई, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया, एक एटीपी आपके पास इस्तेमाल हो गई। उसके बाद इसके अंदर आइसोमराइजेशन हुई, इनका कुछ स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसके बाद फिर आपके फिर दोबारा एटीपी आई, उसने इसके अंदर 2 फॉस्फेट ऐड कर दिए, आपके पास टोटल अब तक 2 फॉस्फेट इस्तेमाल हो चुकी हैं। इस फॉस्फेट के ऐड होने के बाद ये बीच में से टूटता है इनटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स विद अ फॉस्फेट, ट्राई शुगर बन जाती है G3P DHAP। आपके पास G3P इस एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस से या इस एनर्जी कंज्यूमिंग पाथवे से बाहर निकलता है, उसके पास 3 कार्बन है, एक फॉस्फेट है, उसके अंदर NADH आता है, NADH रिड्यूस करता है अपने आप को। रिड्यूस कैसे करेगा, यहां से एक हाइड्रोजन निकालता है कार्बन के पास से और खुद लेके साइड में हो जाता है। इसी रिएक्शन में मौजूद एक फॉस्फेट आके इस कार्बन के साथ ऐड हो जाती है, तो NADH आपके पास रिड्यूस हो गया और कार्बन जो है वो उसके अंदर फॉस्फेट ऐड हो गई। यहाँ पर फॉस्फेट ऐड करने के लिए आपके पास एटीपी नहीं आया था, बल्कि साइटोसोल के अंदर साइटोप्लाज्म में मौजूद जो फॉस्फेट के मॉलिक्यूल्स थे वो आके इसके साथ सिंपली बाइंड कर जाते हैं इस कार्बन के साथ, जो कि आपके पास जिसके पास से हाइड्रोजन रिलीज हो गई थी। यहाँ पर आपके पास एक NADH2 मॉलिक्यूल बन गया। फर्दर चलते हैं, अब चूंकि आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड पे 2 फॉस्फेट्स हैं, इसको हम कहते हैं बिसफॉस्फोग्लिसरेट। ये बिसफॉस्फोग्लिसरेट फिर आपके पास फर्दर जाके इसके अंदर एक एटीपी जो है, एक एडीपी आएगा, अपने पास से फॉस्फेट निकाल लेगा। अब ये एक सिंगल फॉस्फेट कंपाउंड रह गया। ये एटीपी आपके पास एक एटीपी, पहला एटीपी जनरेट हुआ है आपके अब तक साइकिल के अंदर, हमने इसको यहाँ मेंशन कर दिया। कहां पहला एटीपी जनरेट हुआ है, बिसफॉस्फोग्लिसरेट से फॉस्फोग्लिसरेट की कन्वर्जन के दौरान आपके पास पहला फॉस्फेट, पहला एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पहला एनर्जी रिच मॉलिक्यूल एटीपी की फॉर्म में जो है वो सिंथेसाइज हुआ। उसके बाद इनके अंदर कुछ आइसोमराइजेशन है, ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट है, 3 PGA है, ये कन्वर्ट हो जाता है 2 PGA के अंदर, सिर्फ आइसोमराइजेशन हो रही है। जैसे यहाँ पर आइसोमर्स बने थे इन दोनों के, वैसे आपके पास यहाँ पर आइसोमर्स बनेंगे इन दोनों के। उसके बाद आपके पास PGA से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्जन होती है, वाटर वगैरह रिलीज होता है, बट वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट डिटेल। फिलहाल आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड ही चल रहे हैं जिनके पास एक फॉस्फेट है। अल्टीमेटली आपके पास एक एडिनोसिन डाइफॉस्फेट आएगा और अब इसके पास से फॉस्फेट निकाल लेगा और ये सिंपल 3 कार्बन कंपाउंड बन जाएगा। आपके पास एक और एटीपी बन गई, यानी PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से आपके पास जो है वो पायरुवेट कन्वर्ट होगा विद द रिलीज ऑफ एटीपी रिलीज हो जाएगा। तो अगर 2 एटीपी बन रहे हैं, एक NADH2 बन रहा है, 2 एटीपी आपके पास यहाँ पर यूटिलाइज हो रहे हैं। फिलहाल आपके पास जो ग्रॉस बन रहा है, ग्रॉस ये है कि 2 एटीपी और एक NADPH, एक NADH, बाकी आपके पास 2 एटीपी यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है। नेक्स्ट क्लास में इसको इंशाल्लाह हम लोग देखेंगे कि हमारे पास सिचुएशन नेक्स्ट फेज, नहीं, अभी मैं टोटल काउंट पे जा ही नहीं रहा, क्योंकि मैंने अभी आधी क्लास यहाँ पर रोक दी है, इसलिए मैं टोटल काउंट पे जा ही नहीं रहा कि हमारे